हिमाचल में सीएम पुष्कर धामी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। हिमाचल में सीएम धामी ने 3 रैलियों को संबोधित किया। चौपाल, पच्छाद और पांवटा साहिब में सीएम धामी ने रैली की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और धामी की जनसभा में भारी भीड़ भी उमड़े हुए दिखाई दी। बीजेपी ने सीएम पुष्कर धामी को स्टार प्रचारक बनाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर धामी पहुंचे हैं शिमला और वहां पर पहुंच करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चौपाल, पच्छाद और पांवटा साहिब, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं और न सिर्फ इन 3 सीटों पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के जाने का प्रभाव पड़ेगा, बल्कि लगती और भी सीटें होंगी उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ी बात यह है कि हिमाचल में इन तमाम स्टार प्रचारकों के जाने का क्या लाभ होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्या बीजेपी दोबारा रिपीट होगी? क्या जनता बीजेपी की नीतियों में विश्वास करेगी? क्या जनता बीजेपी की रणनीतियों से प्रभावित होगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन इस वक्त हिमाचल में पूरी ताकत झोंकी हुई है बीजेपी ने। महज कुछ दिन बाकी हैं, विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक मिथक टूटा है। यहाँ पर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसी प्रकार से हिमाचल के लोग भी वहाँ पर एक मिथक तोड़ेंगे। नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, आसाम हो, हरियाणा हो, देश के अनेकों राज्य, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर नया इतिहास बना है। नए इतिहास बने हैं, सारे मिथक टूटे हैं। हिमाचल में भी ये मिथक टूटेगा और पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लगेगी। उत्तराखंड, हिमाचल की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वहाँ पर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी अगेंस्ट ड्रग को लेकर देहरादून मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खुद सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार ने भी दौड़ लगाई। मैराथन में 12 देशों के एथलीट समेत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय प्लेबैक सिंगर और संगीतकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन के संस्थापक मंगला माता और भोले महाराज भी मौजूद रहे। तो आज मैराथन का आयोजन किया गया देहरादून में, जिसमें खुद सीएम पुष्कर धामी मौजूद रहे। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और इसके अलावा यहाँ पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भी मौजूद रहे। भोले जी महाराज और माता मंगला इस मैराथन प्रतियोगिता में शामिल रही। और आप देखिए, मशहूर सिंगर कैलाश खेर भी इस पूरे मैराथन कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के, एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा। हरिद्वार में कथा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में संगत कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि इस भव्य कथा का आयोजन 29 से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रविदास आचार्य सुरेश राठौर के द्वारा इस कथा को सबको सुनाया जा रहा है। रविदास आचार्य सुरेश राठौर का कहना है कि हमें जाति बाद में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करनी चाहिए। और क्या कुछ का आपको सुनवा देते हैं।
श्री रविदास कथा का भव्य आयोजन आज हरिद्वार में किया गया है। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, रविदास आचार्य श्री राठौर जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या इस कथा के पीछे उद्देश्य है और अब तक ये कौन कौन से देशों में अपनी कथा को प्रचारित कर चुके हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपको प्रणाम हमारा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, जय। आपने ये प्रभु जी जो कथा की है, क्या इसका उद्देश्य है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, श्री गुरु रविदास जी की कथा का आयोजन लगभग हम पिछले 13-14 सालों से कर रहे हैं और 6 सेमिनार राष्ट्रीय स्तर के इसके हो चुके हैं अभी तक। और एक सेमिनार के अंदर माननीय रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति 21 फरवरी 2021 को आए। अभी कुरुक्षेत्र में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी हरियाणा और हरियाणा के राज्यपाल और हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जी, बंगारू दत्तात्रेय जी, ये दोनों लोग आए। इससे पहले भी जितने हमारे सम्मेलन हुए उनमें बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी और डॉक्टर सत्यनारायण देव आर्य हरियाणा के गवर्नर थे, वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर हैं, और ओम प्रकाश कोहली जी गुजरात के गवर्नर थे। ये सब लोगों का इन कार्यक्रमों में आने का अवसर मिल चुका है। सर, कौन कौन से राज्य में आप अभी तक अपनी कथा कर चुके हैं और आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है कि क्या एक संदेश आप जनता में अपना देंगे। देखिए, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात में तो अनेकों कथाएं हो गई, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जयपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, कर्नाटक में, इन राज्यों में हमारी बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन हुआ है। और भी गुजरात की जो कथा का आयोजन है उसमें लगभग 1 लाख के करीब लोग थे। पूरे गुजरात से इकट्ठा होकर उन्होंने जो समारोह का संपन्न किया उसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो निरंतर चरवेती का जो सिद्धांत है, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से लोगों के अंदर एक आस्था जागी है कि शूद्र समाज, चमर समाज, जिसको कोई स्थान ही नहीं मिलता था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जिस भावना को लेकर श्री गुरु रविदास जी ने अपना उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना को लेकर, जिस कल्पना को लेकर वो समाज की दूरियों को कम करते थे, सामाजिक समरसता को बढ़ाते थे, सामाजिक समरसता के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना में उनका योगदान रहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटी की जल तरंग जैसा। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझा जाए, उसे जातीय और पाति के अंदर नहीं बांटा जाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने सबको जन्म देने का जो अधिकार दिया है, उसको गर्भ धारण करने की क्रिया भी एक बताई है। सबके 2 हाथ 2 पाँव 2 नैन बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण जाति का भी व्यक्ति शूद्रों वाले काम करता है तो शूद्रों की श्रेणी में आएगा। मान लिया निज दिन कोई गौहत्या करने का काम करे, पाप करे, परिस्त्री का गमन करे, जुआ खेलने का काम करे, तो चरित्रहीनता के काम करने वाला कोई कितने भी बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ, उसको हम शूद्र में ही गिनती करेंगे। ऐसा मेरा गुरु का मानन था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई। उन्होंने जो ईश्वर की प्राप्ति, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, ज्ञान को जानता है, वही ब्राह्मण कहलाएगा। कर्म के आधार पर चर्म शोधन करते करते श्री गुरु ने परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर ली। मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक उदाहरण बन गया दुनिया के अंदर। एक नहीं, हजारों उदाहरण श्री गुरु के ऐसे हैं जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम सनातनी हैं। हम राम को भी पूजते हैं, हम कृष्ण को भी पूजते हैं, हम शिव को भी पूजते हैं, लेकिन अपने गुरु के स्थान को सर्वोच्च रखते हैं कि गुरु और गोविंद दो खड़े और काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान सर्वोच्च है, पहले है, फिर उसके बाद में परमपिता परमेश्वर का स्थान है। इस थ्योरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज करीब 17 राज्यों के लोग आए हैं, कथा में जुटे हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और कुछ सिखा कर जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे।
सर आखिरी सवाल प्रभु जी आपसे यही है कि क्या आप अपनी संगत को एक संदेश देंगे, क्योंकि देखिए जब आप अपने प्रवचन देंगे, कथा सुनाएंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ संगत होगी, तो क्या एक प्रवचन, एक संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? मैंने कहा ये श्री गुरु का संदेश है। हम सब लोग समता मूलक समाज में धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। कुछ लोग बौद्धिस्ट बन रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम समाज के धर्म में जा रहे हैं, इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको वापसी लाना और उनका धर्म परिवर्तन रोकना ही हमारा सबसे मूल उद्देश्य है और इसी पर हम जोर दे रहे हैं। श्री गुरु की कृपा का उद्देश्य है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म में न जाकर, जैसे हम सनातन हैं और उसी परंपरा को मानते हैं, सभी तीज त्यौहार को मानते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब उसी मिलन के साथ में खेलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसी परंपरा को कायम करते हुए जो हमारे धर्म छोड़कर चले गए उनको वापसी लाना और आगे से धर्म परिवर्तन रोकना। और जो लोग जा रहे हैं सरकार से इस बात का निवेदन करना, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसको सामान्य जाति में गिना जाए, अनुसूचित जाति से उस पैरामीटर को समाप्त कर दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्री से भी है और देश की सरकारों से है, राज्य सरकारों से है कि जो जैसे ही धर्म परिवर्तन करेगा उसको समान ने रूप में गिना जाना चाहिए। ये अनुसूचित जाति का आरक्षण उसके लिए समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए ये थे हमारे साथ रविदास आचार्य श्री सुरेश राठौर जी, जिन्होंने हमें बताया है कि हमें जाति में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस जाति में हमने अपना जन्म लिया है उसके हिसाब से ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, कोई मतभेद हम में नहीं होना चाहिए। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, हरिद्वार। श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले में डाक पत्थर बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों के बैराज के बारे में जानकारी ली और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित आंवला कैंडी की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना पाकर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे हैं, जो गंगा भोगपुर में रिजॉर्ट चलाता था, जहां अंकिता भंडारी भी बतौर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। इसके अलावा पुलकित का गंगा भोगपुर में ही आंवला कैंडी की फैक्ट्री भी है, जहां रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने धामपुर से योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। केएम इंटर कॉलेज धामपुर में टीचर है योगेंद्र सिंह। पेपर लीक केस में अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 19 आरोपियों को देहरादून कोर्ट से जमानत मिली है। आरोपियों की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 42 आरोपियों में से अब तक 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और एक के बाद एक आरोपियों को जमानत मिल रही है। तो विपक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और एसटीएफ की जांच पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस इस पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। यही कारण है कि सरकार सीबीआई से बच रही है। यूके SSSC में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को हाई कोर्ट एक एक करके जमानत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली दोषियों को छुपा रही है, असली दोषियों तक हाथ ना पहुंचे इसके लिए सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। इसके ऊपर बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता में जो सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का संरक्षण है। किसी खानसामे की कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए का घोटाला कर दे, इतना बड़ा लीक का मामला, इतने बड़े नकल का मामला, इतना बड़ा पैसे का लेन देन का मामला, और उसमें आपने एक एसआईटी बना दी और एसआईटी इतनी कमजोर उसकी पैरवी है कि लगातार जमानतें हो रही हैं। ये सरकार का पूरा सोचा हुआ प्लान है। जिस प्रकार से NH 74 दफन हो गया, आज कोई उसका नाम लेवा नहीं है, उसी प्रकार से यूके SSSC का मामला है। सरकार उसको भी दफन करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस नहीं होने देगी। ये राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखाधड़ी है
उनके साथ विश्वासघात है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया गया है। इसलिए इस मामले में कांग्रेस पूरी ताकत से सड़कों पर लड़ेगी। रुद्रप्रयाग के जखौली ब्लॉक में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं विकास मेले के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण महारा ने कहा कि सरकार के विधायक मंत्री से लेकर दायित्वधारी मनमर्जी करने में लगे हुए हैं। प्रदेश में एक भी विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। यहां तक कि मठ मंदिरों की परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय केदारनाथ धाम में जाकर गर्भगृह के भीतर तस्वीरें खिंचवाकर वायरल कर रहे हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि भोजन और पूजा पर्दे में होनी चाहिए। ऐसे में सनातन धर्म का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। विधानसभा में हमने देखा कि जिस तरीके से योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नैतिकता का पतन हुआ है और बड़े राष्ट्र बड़े नेताओं ने अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, योग्य लोगों की जगहों पर बैकडोर से एंट्री कराई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी के भी एक शख्स ने ये किया था, लेकिन उसने कम से कम इतनी हिम्मत जाहिर की कि वो सामने आके उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने ये गलती की है और मैं उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी, अजय भट्ट जी, नए राज्यसभा के सांसद महोदय, गामा जी जो देहरादून के महापौर हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी लगाई है। इन लोगों ने अभी तक सामने आके माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं समझी, जो अपने आप में लोकशाही में नेताओं के पतन की ओर को अपना जो है वो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को अपने निजी आवास में बूथ नंबर 29 के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 94वें संस्करण में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों से लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।